बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर सबसे भीषण ड्रोन हमले को अंजाम दिया है और दावा यह कि रूस ने करीब 75 ड्रोन से दुश्मन ठिकानों को टारगेट किया। रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। कीव समेत दर्जन भर यूक्रेनी शहरों पर शाही ड्रोन से 75 हमले हुए। सुमी, निप्रोपेट्रोस, ज़ेपोरिज़िया, माइकोलाइव और किरोवोव क्षेत्रों में ऊर्जा केंद्र टारगेट रहे। हालांकि यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने 75 रूसी ड्रोन में से 74 को आसमान में ही मार गिराने का दावा किया है। अकेले कीव पर किए गए 66 हवाई हमले नाकाम रहे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी एक टेलीग्राम पोस्ट के जरिए अपनी डिफेंस टीम की तारीफ की है। और बंधकों की रिहाई प्रक्रिया के बीच इजरायल की सीमा में एक बार फिर यमन से बारूदी बौछार हुई है। आईडीएफ ने ताजा हमले के पीछे ईरान की प्रॉक्सी समूह को जिम्मेदार माना। दक्षिणी इजरायल के एलियट में लोग जब गहरी नींद में थे, यमन के हुती विद्रोहियों ने कई हमलों से सनसनी मचा दी। अलर्ट सायरन के बीच एलियट के आसमान में एक के बाद एक कई चमकदार चीज नजर आई। इजरायली सेना के मुताबिक एलियट पर लाल सागर और यमन की सीमा से मिसाइल दागे गए थे, जिसे इनके वायु रक्षा प्रणाली ने आसमान में ही तबाह कर दिया। इस दौरान एलियट के दक्षिण इलाके में सिलसिलेवार 2 धमाके भी सुने गए। आईडीएफ का दावा है कि बीती रात लाल सागर में उसके फाइटर जेट ने एक दुश्मन ड्रोन को तबाह किया, जिसे हुती ने लॉन्च किया था। इधर इजरायल के अल्टीमेटम के बावजूद हमास ने शनिवार को 8 घंटे के सस्पेंस के बाद आधी रात को बंधकों की रिहाई की और इस दौरान तेल अवीव से कतर तक कूटनीतिक हलचल बहुत तेज रही। सुबह 3 बजे की तस्वीरें हैं, जब अल्पविराम के दूसरे दिन हमास ने बंधकों को रिहा किया। राफा बॉर्डर के रास्ते बंधकों को मिस्र भेजा गया। बंधकों की रिहाई में पहले दिन की तुलना में 8 घंटे की देरी पर हमास ने 13 इजरायली और 4 थाईलैंड के बंधकों को छोड़ा। हमास की कैद से आजाद होने वालों में हर्सलिया और थॉमस हैंड भी शामिल रहे। उनकी रिहाई से परिजन खासा खुश दिखे। उधर यरूशलेम के सुरबहिर शहर और रामल्ला में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर जश्न का माहौल दिखा। इस दौरान कई जगहों पर हमास के झंडे लहराए गए। युद्ध विराम की पहल के बाद भी हमास के तेवर नरम नहीं पड़े। दूसरे चरण में बंधकों की रिहाई में की गई देरी ने इजरायल को भी सख्ते में डाल दिया। बंधकों की रिहाई में देरी के बीच इजरायल की युद्ध कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई में देरी के बीच इजरायल की युद्ध कैबिनेट ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें पीएम नेतन्याहू ने तमाम एजेंसियों के साथ हमास से निपटने पर चर्चा की। इजरायल ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान की धमकियों के बावजूद संयम बनाए रखा, जिसमें ये कहा गया था कि वो आईडीएफ की धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहे। दरअसल इजरायल ने बंधक समझौता टूटने पर आधी रात से फिर हमले की चेतावनी दी थी। इस बीच यरूशलेम में भी स्थिति बेकाबू होती दिखी। हजारों लोगों ने नेतन्याहू के आवास को घेर लिया था। ये लोग इजरायली बंधकों के दूसरे समूह की रिहाई में देरी से नाराज थे। वहीं इजरायल में जब बंधक रिहाई पर गहमा गहमी थी, हंगरी में इजरायल का जोरदार समर्थन देखने को मिला। नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग हुई। हंगरी के बुडापेस्ट में लोगों का ये हुजूम सड़कों पर यूं ही नहीं उतरा। इनका मकसद इजरायल के पीड़ितों का दुख दुनिया से बयान करना और सभी इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहाई का संदेश देना है। हमास की ओर से रिहाई प्रक्रिया में हिला हवाली इन प्रदर्शनकारियों की चिंता बढ़ाने लगी है। यही वजह है कि बुडापेस्ट में इजरायलियों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों ने 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। समझौते के तहत हमास को 4 दिनों में कम से कम 50 बंधकों और इजरायल को 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। और इजरायल और हमास की जंग का नतीजा क्या होगा, ये तो वक्त के गर्भ में ही छिपा है। लेकिन उन चेहरों पर खुशी तो जरूर लौटी है जो हमास की कैद से निकले हैं। एक अरसे के बाद इजरायल का 9 साल का ओहद मुंडर जिंदगी का स्वाचक रहा है। 49 दिनों बाद हमास के शिकंजे से आजाद हुआ ओहद जब अपने दोस्तों से मिला तो उसके चेहरे की रौनक देखने लग रही। 7 अक्टूबर के क्रूर हमले के दिन ओहदा घर के बुजुर्गों के साथ जिद करने घूमने निकला था, लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी छोटी सी नादानी इसे उस दोज़ख के दलदल में धकेल देगी जहां जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। ओहद अब उन संकट से भरे 49 दिनों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता है। अब इसे केवल और केवल स्वतंत्रता और जिंदगी का स्वाद चखना चाहता है। गाजा में अलग अलग देशों से मानवीय सहायता की खेप लगातार जारी है और मिस्र के रास्ते सैकड़ों ट्रक फिर मदद सामग्री लेकर पहुंचे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की पहल से सैकड़ों ट्रकों का राहत सामग्री लेकर गाजा में एंट्री जारी है। इन ट्रकों के जरिए खाने पीने और पहनने के सामान से लेकर दवाओं की गाजा में एंट्री हो रही है। शुरुआत में इस तरह के 200 ट्रकों को गाजा में जाने की इजाजत मिली है। मिस्र के रास्ते राफा क्रॉसिंग के जरिए अलग अलग देशों के ट्रक गाजा पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 162 ट्रकों में खाने पीने के सामान और बाकी ट्रकों में चिकित्सा सामग्री और जरूरी सामान भेजे गए हैं। कुछ दिनों पहले भारत ने भी 32 टन राहत सामग्री गाजा भेजी थी।